नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी 7 जून को 2026 में जो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके आज हम लोग जो है वो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, जो एग्ज़ाम होता है ये भी किसी एक स्टूडेंट के द्वारा मुझे पेपर मिला है, तो मैं उसका आज पूरा डिटेल एनालिसिस कर लूँगा आप लोगों के साथ में। सारी की सारी चीज़ें आपको लोगों को बताऊँगा कि क्या इसमें कैसी चीज़ें रही है, क्या पेपर का पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन का लेवल था, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग लाइव से जुड़ जाइए फटाफट बिना देरी किए। ऑलरेडी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि कट ऑफ के लेके क्या चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि मैं प्रीवियस जो कट ऑफ थी असिस्टेंट डायरेक्टर वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी आई थी, उस पर भी मैं आज डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। उसके अलावा एक और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, उसको भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वो सब भी चीज़ें हम जानेंगे। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट के द्वारा, लगभग 400-500 स्टूडेंट के ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं। तो उसके बेस पे भी मैं काफ़ी अच्छा एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि क्या एक्चुअल में कट ऑफ रह सकती है, जनरल के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, ओबीसी के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, एससी एसटी के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, लाइक जनरल कैटेगरी अगर कोई है तो उसकी कितने मार्क्स रह सकते हैं, लास्ट टाइम कितने रहे थे, लास्ट टाइम अराउंड 98 के आसपास रही थी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही जो अदर कैटेगरीज थी उनकी और उसके हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रही थी, वो सब हम आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिएगा रहेगा दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो जॉब से रिलेटेड इसी हिसाब से, और जो हम PYQs वगैरह देखते हैं वो सभी आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉस्टर मेथडोलॉजी इन पैरेलल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग में फॉस्टर मेथडोलॉजी को लेकर क्या कौन सा कथन जो है इनमें से सही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। फॉस्टर टेक्नोलॉजी अगर आपने देखी हुई हो, इसमें यही था कि जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं दैट कैन बी यूज टू डिज़ाइन पैरेलल प्रोग्राम, जो पैरेलल प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, इसमें बेसिकली जो है तो 4 पार्ट होते हैं। एक पार्टीशनिंग होता है, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है। एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक एग्लोमेरेशन होता है, और एक मैपिंग होता है। ये 4 चीज़ें दोस्तों इसमें रहती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है, दीज स्टेप्स आर पार्टीशनिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई टास्क, आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एग्लोमरेशन करेगा, और एग्रीगेशन करेगा। ये चारों चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, ये चारों चीज़ें इसमें रहती है टू प्रोसेस थ्रेड को प्रोसेस करने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। हम लोग इस पेपर में डिटेल नहीं करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को करेक्ट नहीं है। उसका अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे। मोटिव ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपने पेपर मैच कर लें, ताकि उनके आंसर जो भी है या गलत है सही है वो आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं फिर लेटेस्ट जो कट ऑफ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्करेंट कंप्यूटिंग। कॉन्करेंट कंप्यूटिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि ए प्रोग्राम इज वन विच द मल्टीपल टास्क ऑपरेट क्लोजली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है, क्या मल्टीपल टास्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम करते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि ए प्रोग्राम में नीड टू कोऑपरेट विद अदर प्रोग्राम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, अदर प्रोग्राम के साथ सॉल्व करेगा कॉर्पोरेट करने के लिए, ये कोई ऑप्शन ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। ए प्रोग्राम इज़ वन इन विच मल्टीपल टास्क कैन बी प्रोग्रेस एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंस पे मल्टीपल टास्क प्रोग्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ रन हो जाए, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन हो जाए। तो उसी पर्पज से हम लोग कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करते हैं। और ए प्रोग्राम में नीड नॉट टू कोऑपरेट विद अदर प्रोग्राम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। अदर प्रोग्राम की बात हो गई, देखो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग पूछा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, कॉन्करेंट कंप्यूटिंग पूछा है, यानी पैरेलल कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी में से एक फिट बैठ सकता था। ए में ये है कि जो प्रोग्राम है इन वन विच मल्टीपल टास्क कोऑपरेट क्लोजली टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्या वो क्लोजली वर्क कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। क्लोजली वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वे कॉन्करेंट वर्क कर रहे हैं टू वर्क ऑन एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी एक टास्क, जो मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रही है किसी भी एक प्रोग्राम की किसी एक इंस्टेंट पे, यानी किसी एक पोजीशन पे मल्टीपल टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, जिसको हम कॉन्करेंट कंप्यूटिंग कहते हैं। HPC का कंसेप्ट भी यदि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपने अपने मार्क्स दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, साथ में जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। चाहे तो अभी आप पेपर लेके बैठ सकते हैं, जिससे आप साथ के साथ सॉल्व करते चलें और मार्क्स जोड़ते चलें। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल एनालिसिस बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ उस पर भी। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एन M2M
और IoT डिवाइस कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उसके द्वारा M2M डिवाइस या IoT डिवाइस को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। क्या माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू नहीं किया जा सकता? नहीं, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू किया जा सकता है। पावर सोर्सेज के थ्रू नहीं किया जा सकता, पावर सोर्सेज के थ्रू भी किया जा सकता है। यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है दोस्तों वो IoT डिवाइस को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता कि यूज़र का इंटरफेस कैसा होगा, उस अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। और शेप एंड डायमेंशन के बेस पे भी दोस्तों उसमें किया जा सकता है। मोस्टली जो ये डिवाइसेस होती हैं या IoT डिवाइस होती है, डिज़ाइन की जाती है जो ताकि स्मार्ट डिवाइसेस को हम लोग इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में हो गया या फिर एनवायरनमेंट सेंसर में हो गया, तो इन सभी जगह पे दोस्तों हम लोग इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें यूज़र इंटरफेस की कोई एसेस नीड नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें अगला क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IoT डिवाइसेज इज करेक्ट। ठीक है, तो IoT डिवाइस को लेके पूछा गया है, बेसिकली वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप में डिफरेंस पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें पूछा है कि वीक टाइप इज़ डेटा दैट इज़ नॉट वेल स्ट्रक्चर। जो वीक टाइप का डेटा होता है वो वेल स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो है ये सही बात है कि वीक डेटा टाइप जो होता है वो वेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगला है वीक टाइप डेटा इज़ डिफाइंड बाय डेवलपर्स एंड क्रिएटेड इन एडवांस। पहले से क्या क्रिएट कर लेते हैं डेवलपर को? नहीं, पहले से क्रिएट नहीं करते, उसको बाद में ये लोग क्रिएट करते हैं डेवलपर्स। जब कभी वीक टाइप डेटा टाइप की बात आती है IoT डिज़ाइन में, तो जब रन टाइम पे या फिर जब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे हम लोग वीक डेटा टाइप को जनरेट करते हैं। ठीक है, पहले से क्रिएट नहीं करते। अब अगला है स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप रिफर्स टू डेटा स्टोर इन ट्रेडिशनल डेटाबेस फॉर्मेट। जी हाँ, ट्रेडिशनल डेटा फॉर्मेट में, जैसे ट्रेडिशनल डेटा फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, वैसे ही IoT में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग टाइप डेटा ऑफन हैव एनालिसिस डिफाइंड बिफोर एंड। जी हाँ, इसमें जो है वो एनालिसिस होता है पहले से स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप में, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 1, 3 और 4 सही है। अब इसमें पूछा कौन कौन से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। एक्चुअली नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा है, तो मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट दिख रहा है, तो 2 ओनली पे हम लोग जा सकते हैं, 2 ओनली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ IoT यूजिंग द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में कौन सा IoT का फ्रेमवर्क है? अब इसमें ऑप्शन दिए गए कि लाइक काइंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब जगह दिया गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग की एक तरह से डेफिनेशन पूछी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कौन सा सही है इनके अकॉर्डिंग। तो इन सभी ऑप्शन को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे गैदर हम लोग जनरली IoT डिवाइस में करते हैं। ठीक है, एनरिचिंग भी करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं, स्ट्रीमिंग भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, एक्वायर भी करते हैं और ऑर्गेनाइज एनालिसिस भी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोर एक्यूरेट पूछा है क्योंकि यहाँ पे गैदर देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैनेज एंड एनालिसिस यहाँ पे भी है, कनेक्ट यहाँ पे भी है, और फिजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिजिकल ऑब्जेक्ट का ऐसा कोई नहीं आता, तो ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। और यहाँ पे इंटरनेट आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जनरली बहुत लोगों ने इसको सोच के भी किया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो इंटरनेट उसमें ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें गैदर एनालिसिस स्ट्रीम वाला जो ऑप्शन है, इसमें ये 6 चीज़ें होती है IoT की डेफिनेशन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम IoT में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मशीन टू मशीन M2M आर्किटेक्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। कौन से डोमेन को कंसिस्ट करता है? तो M2M जो है दोस्तों M2M डिवाइस डोमेन को करता है क्या? M2M डिवाइस डोमेन, जी हाँ, डिवाइस डोमेन इसमें बिल्कुल रहता है। M2M नेटवर्क डोमेन रहता है क्या? नेटवर्क डोमेन भी रहता है। सर्विस डोमेन रहता है क्या? सर्विस डोमेन नहीं रहता है M2M में। मशीन टू मशीन में सर्विस डोमेन को हम लोग यूज़ नहीं करते, और कोई ऑप्शन गलत बैठ जाएगा। डिवाइस डोमेन ठीक है, नेटवर्क डोमेन ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन डोमेन, जी हाँ, एप्लीकेशन डोमेन को हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे को अभी तक ठीक लग रहा है। यहाँ पे नेटवर्क डोमेन है, सर्विस डोमेन नहीं, सर्विस डोमेन को हम यूज़ नहीं करते हैं, और कंप्यूटिंग डोमेन को भी यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे भी प्रोसेस डोमेन को यूज़ नहीं करते हैं। तो M2M यानी मशीन टू मशीन डिवाइस में हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग इन सभी को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं इसका और डिटेल एनालिसिस अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ, ताकि हम लोग फर्दर कट ऑफ वगैरह पे हम लोग मूव कर पाएँ, कि सेशन की कट ऑफ कितनी रहेगी, लास्ट ईयर की कितनी रही थी, वो सब हम लोग जो है एनालिसिस कर पाएँ। तो अभी पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग की टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड अल्ट्रा वाइड बैंड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए अल्ट्रा वाइड बैंड जो है कौन से में यूज़ किया जाता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग की टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, कौन सी की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है अल्ट्रा वाइड बैंड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन में अल्ट्रा वाइड बैंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो फ्रिक्वेंसी होपिंग नहीं, फ्रिक्वेंसी होपिंग यूज़ नहीं की जा सकती। ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्या ये यूज़ की जा सकती है?
ये हो सकता था, बट यहाँ पे पूछा है कि अल्ट्रा वाइड बैंड की बात की है, तो मल्टी बैंड की जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टी बैंड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, मल्टी बैंड ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, अल्ट्रा वाइड बैंड के लिए डेटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और TDM में तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो देखो दोस्तों, दो ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर सकते थे, FDM में और TDM में, क्योंकि हम लोग अल्ट्रा वाइड बैंड की बात कर रहे हैं, तो FDM और TDM की यहाँ पे बात नहीं होगी, या तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता या फिर मल्टी बैंड ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन था। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग अल्ट्रा वाइड बैंड की बात कर रहे हैं, इसमें मल्टी बैंड जो दोस्तों हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो ये आपको पता होगा ये, तो 528 मेगाहर्ट्ज़ की जो है वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है, लगभग 528 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है 528 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, IoT से रिलेटेड क्वेश्चन था कि यहाँ पे सारी डिवाइसेस दे रखी थी और उनके पेयर बनाने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा पेयर इसके अकॉर्डिंग सही बैठेगा? तो सबसे पहले डिवाइस लेयर होती है। डिवाइस लेयर में हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? डिवाइस लेयर जो होती है वो दोस्तों IEEE 802.15.4 होती है, यानी पी के साथ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जाना चाहिए। अब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हम लोग किस में यूज़ करते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो AMQP, जैसा कि आपको पता ही होगा, AMQP हम लोग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं, AMQP, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे कौन सा यूज़ करते हैं? नेटवर्क लेयर पे सिंपल RPL, पहले से पता रखा होगा आपने, RPL हम लोग नेटवर्क लेयर पे यूज़ करते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल किस पे यूज़ करते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो 6LoWPAN पे यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्या कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का मोटिव यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हम लोगों का सिर्फ आंसर की निकालना है, कौन सा आंसर सही बैठेगा। नहीं तो एक एक क्वेश्चन पे लगभग 10-10 मिनट जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हुआ चल रहा हूँ। इसका जो है 1 हो जाएगा, और इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा डिवाइस लेयर का, और इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप मैच कर सकते हैं। 4 इसमें दे रखा है, और फिर एप्लीकेशन लेयर पे 1 है, एप्लीकेशन लेयर पे 1 ही हो जाएगा। नेटवर्क लेयर पे 3 है, तो नेटवर्क लेयर पे 3 हो जाएगा, और राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो 2 पे आ जाएगा, यानी 2 RPL पे आ जाएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए, कि मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा फिट बैठ रहा है और सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग RPL मैसेज इज यूज टू यूनिकास्ट डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन टूवर्ड selected parents and maintain upwards and downward traffics? upward and downward traffic को maintain करता है, कौन maintain करता है? बेसिकली कौन सा RPL मैसेज जो है यूज़ होता है? तो बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि कौन सा RPL मैसेज यूज़ होता है यूनिकास्ट डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट। Which one of the following RPL message is used to unicast destination information towards selected parents and maintain upwards and downward? भाई downwards and upward traffic को maintain करता है और unicast destination information को जो है यूज़ करता है। तो कौन जो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपको पता होगा डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट जो DAO होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, DAO। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है IoT के। अगर आपने नोट्स देखे हो मेरे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उन नोट्स में ये ऐसे क्वेश्चंस थे। DAO की मैंने डेफिनेशन बता रखी थी नोट्स में। जिन लोगों ने नोट्स किए थे उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन रही होगी डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6LoWPAN जो है वो ओरिजिनल डिज़ाइन टू सपोर्ट, किसके लिए दोस्तों सपोर्ट किया गया था 6LoWPAN? तो बेसिकली क्या ये DAS-H एलियंस के लिए किया गया था? नहीं, यहाँ पे भी आपको नाम से पता चल रहा है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी बैंड थी उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया था। IEEE लो पावर वायरलेस नेटवर्क के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर डी पे भी टिक किया है, ठीक है। यहाँ पे भी 802.15.4 है, बट ये जेड वेव के लिए, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए नहीं है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये पता होगा आपको, IETF ने क्रिएट किया था इसको, ठीक है। IETF ने इसको क्रिएट किया था। नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। IETF ने इसको क्रिएट किया था, और बेसिकली क्यों इसको क्रिएट किया था? ताकि हम लोग एनकैप्सुलेट और कंप्रेस कर सकते हैं 128 बिट को। 128 बिट IPv6 का जो एडर है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम वेयर देयर मे बी टास्क वेटिंग फॉर द प्रिंटर फॉर एक्सेस टू डिस्क स्टोरेज और इवन विथ मल्टीटास्किंग फॉर द CPU। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी जो है डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर टास्क का वेटिंग टाइम फॉर प्रिंटर फॉर एक्सेसिंग डिस्क स्टोरेज और इवन विथ मल्टीटास्किंग फॉर यूज़ ऑफ CPU। भाई क्यों यूज़ करते हैं इसको? भाई यहाँ पे टास्क का वेटिंग टाइम ऐसे मेंशन होगा, जब एक क्यू में अगर डेटा फॉर्मेट होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे कि मान लो कि ये प्रिंटर के लिए वेट कर रही है या फिर डिस्क स्टोरेज के लिए वेट कर रही है और फिर मल्टीटास्किंग के लिए वेट कर रही है, तो एक क्यू फॉर्मेट जब जनरेट होगा तब ये इसके लिए वेट करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्यू वाला सही बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। बेसिकली ये फीफो के कंसेप्ट पे पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे पूछ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे भी आपसे पूछ रहा है सवाल, फीफो के कंसेप्ट पे यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे पूछ रहा है कि हम लोग गारंटी देते हैं कि वेट करना पड़ सकता है, बट जो पहले टास्क आई है चाहे प्रिंटर वाली टास्क हो चाहे डिस्क स्टोरेज वाली हो या फिर मल्टीटास्किंग हो, उसको वेट करना पड़ सकता है। तो फीफो में हम लोग क्यू को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे लिंग्विस्ट लगा हैं, काफ़ी मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे थे, बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, बी को सही मानिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन C++ हैज़ द एबिलिटी टू ड्राइव क्लास टू रीयूज अ मेंबर ऑफ बेस क्लास। अब दोस्तों इससे शायद मेरे को लग रहा नहीं है ईजी क्वेश्चन कोई हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है, यानी कि ड्राइव करना है आपको मेंबर्स को यूज़ करते हुए और बेस क्लास। दो क्लास होती है सबको पता ही है, अब मैं उसकी थ्योरी यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा डीप में। बेस क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है, या पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है बेस क्लास की चाइल्ड क्लास में, तो किस में हम लोग करते हैं? इनहेरिटेंस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड दे आर नॉट असाइन नेम्स वाइल इट इज़ बीइंग रिटन। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दे आर नॉट असाइन नेम्स, उनको नेम असाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें नेम असाइन नहीं किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स सब हम क्रिएट करते हैं, भाई रन टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग उसको अलियास ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, कुछ लोग उसको अलियास ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो कुछ लोग उसको ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिज़ाइन ऑफ C++ की डिज़ाइन की बात की गई है। C++ वाज डेवलप्ड फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी आप सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के बाद ही इसको डेवलप किया गया था C++ को। द ट्राई ब्लॉक स्टेटमेंट ऑफ C++ नीड्स नो रन टाइम सपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, रन टाइम सपोर्ट यहाँ पर रिक्वायर होता है, ठीक है। तो बी तो है वो मेरे को गलत लग रहा है। एंड C++ हैज़ नो बिल्ट इन हाई लेवल डेटा टाइप्स एंड नो हाई लेवल प्रिमिटिव्स ऑपरेशन। नहीं, ये भी गलत है। C++ में बिल्ट इन डेटा टाइप भी होते हैं और हाई लेवल प्रिमिटिव ऑपरेशन दोनों होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप तो हम लोग यूज़ करते ही हैं C++ के, तो ये तो ऑप्शन मतलब गलत दिख रहा है और ये भी ऑप्शन गलत दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एक एनी वन ओनली यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ओ एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में मेरे हिसाब से सेकंड करेक्ट नहीं है और थर्ड करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट नहीं होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे मेंबर सिलेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू कंस्ट्रक्शन एंड डेरिफरेंस की वैल्यू दी गई है और इनके सिंबल दिए गए हैं सामने। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा सिंबल किसके लिए वैलिड है। तो मेंबर सिलेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप जनरली जो है वो इस एरो को यूज़ करते हैं मेंबर सिलेक्शन के लिए, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट अगर आपको यूज़ करना है दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोग ये जो ये हैश एरो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो वैल्यू कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं? मेंबर को जब कॉल करते हैं उसी टाइम पे वैल्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और डेरिफरेंस तो हम लोग आप जानते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 3। तो 2 4 1 3 इसका मैच हो जाएगा PQRS का। 2 4 1 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फ्रेंड फंक्शन इन C++। फ्रेंड फंक्शन के बारे में पूछा है। काफ़ी लोग जो लोग C++ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, पास्ट में किया होगा, कॉलेज लाइफ में तो सभी ने किया ही होगा, फ्रेंड फंक्शन या फिर और फंक्शन यूज़ किए होंगे, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ओनली द प्राइवेट डेटा टाइप्स वेरिएबल्स ऑफ अनदर क्लास। फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट डेटा टाइप्स एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास के। क्या ये बात सही है? नहीं, दूसरी क्लास के प्राइवेट डेटा टाइप्स ओनली यहाँ पे पूछा है,
नहीं, नॉट सिर्फ प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स को नहीं, बल्कि जो प्राइवेट फंक्शन के जो अंदर के वेरिएबल हैं उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये फ्रेंड फंक्शन, बिकॉज ये जो होते हैं ये सारे के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑल मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। आप कमेंट कर रहे हो, बट ये एक्चुअली में सारे के सारे मेंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ओनली वर्ड दिया हुआ है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। सारे के सारे मेंबर्स को जो ये कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे पब्लिक डेटा मेथड हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए फ्रेंड फंक्शन रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट्स टू बी पास एज ए रेफरेंस और वैल्यू, बिल्कुल ऑब्जेक्ट आपको पास करना रहता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फ्रेंड फंक्शन अलाउ ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रीम ऑपरेटर्स फॉर स्ट्रीम कंप्यूटेशन ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जी हाँ, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो करेक्ट है, बट 1 जो है मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। आप देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉट करेक्ट हो जाएगा, 1 ओनली, जो कि सही नहीं है। तो 1 ओनली जो ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के वर्चुअल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो थ्रू वर्चुअल फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास कैन बी ओवररिडन बाय फंक्शंस इन द ड्राइव क्लास। बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया जा सकता है क्या? नहीं, वर्चुअल फंक्शन में नहीं किया जा सकता। और व्हेन अ पॉइंटर टू द बेस क्लास इज यूज्ड विद द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स टू विच इट्स पॉइंट्स डिसाइड द एक्टिवेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन कॉल। ये बात बिल्कुल सही है, इसकी डेफिनेशन बता रहा है। और सी प्लस प्लस वर्चुअल मेंबर फंक्शंस आर लिंक्ड एट द कंपाइल टाइम। वर्चुअल मेंबर फंक्शन जो है कंपाइल टाइम पे लिंक होते हैं। नहीं, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे लिंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत दिख रहा है, और ए भी जो है मुझे डाउटफुल लग रहा है, यानी ए भी गलत दिख रहा है। बी तो पूरी तरह से गलत है, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, 1 जो है वो इनकरेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे सी पे मैं जा सकता हूँ। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन नंबर 3 तो पूरा ही गलत है, और 2 पूरा सही है। 1 जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो क्योंकि वर्चुअल फंक्शन जो है फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास कैन बी ओवरराइड नहीं कर सकते आप उस केस में। तो 1 भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज पर द सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे सी प्लस प्लस में, क्या इसका सही ऑर्डर होगा? सबसे पहले क्या रिसीव एरर इन्फॉर्मेशन करेगा क्या? नहीं, रिसीव नहीं करता है पहले इन्फॉर्मेशन को। डिटेक्ट द प्रॉब्लम कॉजिंग द एक्सेप्शन, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा क्या? जी हाँ, डिटेक्ट सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? टेक द करेक्टिव एक्शन, नहीं करेक्टिव नहीं, इन्फॉर्म दैट एरर एज एन अकर्ड, यानी सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, फिर इन्फॉर्म करेगा एरर अकर हुई है, और फिर रिसीव करेगा एरर इन्फॉर्मेशन, और फिर टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, टेक द करेक्टिव एक्शन, उसके बाद एक्सेप्शन करेगा। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहा है, डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम को ट्राई कैच के थ्रू, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे पहले डिटेक्ट होगी, उसके बाद इन्फॉर्म करेगा कि एरर अकर हुई है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को वो कैच ब्लॉक में हैंडल कर एरर करेगा, रिसीव करेगा, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन जो है वो लेगा। यानी कि 2 4 3 1 मेरे हिसाब से सीक्वेंस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। 2 4 3 1, जी हाँ, नॉट 2 4 3 1, इट्स 2 4 1 3, ठीक है दोस्तों। भाई एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, यानी सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद इन्फॉर्म करेगा एरर अकर हुई है, उसके बाद एरर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लगेगा। जी हाँ, 2 4 1 3 बोलने में 3 1 हो गया, बट ये 2 4 1 3 ऑप्शन में। जी हाँ, 2 4 1 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सी प्लस प्लस कंपाइलर इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग ऑल्दो द फंक्शन इज इन कोड शेयर the same name in the source text. However, the compiler and the linker use different names. Compiler और linker जो है different name use कर रहे हैं. The technique which helps in this conversion of source code function to the name to an internally used name is known as. क्या इसको टेक्निक को बोला जाता है? इसको नेम मैंगलिंग हम लोग कहते हैं, या नेम मैंगलिंग इस टेक्निक को कहते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिन्होंने थ्योरी वाली क्लासेस ले रखी है उनको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं था। बट थ्योरिकल जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। कंसिडर द सी, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मेमोरी इज associated with a variable is known its scope. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के वेरिएबल की बात कर रहा है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। और तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मेमोरी इज एसोसिएटेड विद ए वेरिएबल इज नोन एज इट्स स्कोप। क्या वो स्कोप कहलाता है इसका? नहीं, स्कोप नहीं कहलाता उसका, स्कोप नहीं कहते। तो रीजन ऑफ सोर्स कोड ओवर विच द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिफायर इज विजिबल इज कॉल्ड इट्स एक्सटेंट। क्या इसको एक्सटेंट कहते हैं?
नहीं, एक्सटेंड भी, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी इसका वाइस वर्सा है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज ए लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोग्राम, ये ऑप्शन आंख बंद करके टिक लगा सकते हो कि ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑन द स्कोप ऑफ वेरिएबल कैन कन्फर्म टू ए ब्लॉक ए फंक्शन फाइल और इवन ए, जी हाँ, इसका जो वेरिएबल का स्कोप होता है ब्लॉक में भी हो सकता है, फंक्शन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हम लोग उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। भैया फंक्शन के अंदर अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं वेरिएबल को, तो आप वेरिएबल को वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। पूरी क्लास में ग्लोबली डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये भी सही है। यानी 3 और 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 3 और 4 पे टिक कर दीजिएगा, बट ओनली 3 और 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, ओके। ये पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो डी करेक्ट नहीं होगा, 1 और 2 करेक्ट होगा, यानी कि नॉट करेक्ट में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है, डी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ UPnP दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर सर्विस डिस्कवरी ऑफ IoT डिवाइस। IoT डिवाइस की सर्विस के लिए किसको हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों? भाई रिक्वायर मैनुअली करना होता तो फिर UNPP को यूज़ ही क्यों करता है? फिर तो देख के गलत हो सकता है। डायनेमिक नेटवर्क जॉइनिंग विद ऑटोमेटिक IP असाइनमेंट एंड कैपेबिलिटी शेयरिंग, जी हाँ, डायनेमिक नेटवर्क प्रोग्रामिंग जब हम लोगों को डायनेमिकली असाइन करना होता है तब हम लोग उसको यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड D2D बस फॉर इंटीग्रेटिंग इंटेलिजेंट मशीन, नहीं ये भी गलत है। और XMPP फॉर कनेक्टिंग डिवाइस टू पीपल, ए स्पेशल केस ऑफ D2S, गलत ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है, फिट बेटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर, MQTT को क्यों डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों? ये भी काफ़ी अच्छा IoT का क्वेश्चन है। तो बेसिकली रिसोर्स अनकंस्ट्रेंट डिवाइस, हाई बैंडविड्थ एंड हाई लेटेंसी नेटवर्क, नहीं हाई इसके लिए नहीं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस होना चाहिए। सबसे पहले डिवाइस जो है वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए, बैंडविड्थ उसकी लो होगी और लेटेंसी जो होगी हाई नेटवर्क का लेटेंसी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और देखो बेसिकली रिसोर्स कंस्ट्रेंट अगर आ गया तो ये रिसोर्स अनकंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए और सी तो वैसे ही गलत हो गया, ऐसे भी आप लिमिट कर सकते थे। बचे बी और डी, तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट इसमें बैंडविड्थ हमेशा आप याद रखते हैं कि MQTT की बैंडविड्थ जो होती है वो लो होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बैंडविड्थ इसकी लो होती है और लेटेंसी हाई होती है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ट्रेडिशनली यूज दैट कैन फंक्शन एज ए रिले स्टेशन टू एक्सटेंड द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ अनदर एक्सेस पॉइंट और ए पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिज बिटवीन टू नेटवर्क। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है और इवन आई थिंक क्वेश्चन में इसका आंसर भी मेरे को लग रहा है दे रखा है। थोड़ा सा अगर ध्यान से भी पढ़ेगा तो इजीली एलिमिनेट कर देगा ऑप्शन को। तो ये पूछ रहा है कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं रिले स्टेशन में, एक्सटेंड द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ अनदर एक्सेस पॉइंट। भाई एक एक्सेस पॉइंट की एक्सेसिबिलिटी को हम लोग को बढ़ा कर दूसरे एक्सेसिबिलिटी पे लेके आना है, और ए पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिज बिटवीन टू नेटवर्क्स, एक वायरलेस ब्रिज का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टोरेज सर्वर का देखो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर का, तो ये तो स्टोरिंग के लिए बेसिकली पर्पस में आता है, नेटवर्क के लिए, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। गेटवे का भी यहाँ पे यूज़ नहीं है। गेटवे की अगर डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी मैंने जब, तो उसमें यही बताया था कि गेटवे हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को किसी एक्सटर्नल नेटवर्क पे जाना होता है। यहाँ पे 2 नेटवर्क की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी देख के आप हटा सकते हैं। अब बचे स्विचिंग हब या वायरलेस ब्रिज। स्विचिंग हब यहाँ पे इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिज, हब जो होता है वायरलेस की तरह एज एक्टिव नहीं करता है, तो एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो है वायरलेस ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर पढ़े होंगे ध्यान से, तो नो डाउट पढ़ने में टाइम लग रहा होगा आपको कुछ ऑप्शंस को, बट अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी लोगों की ऐसी भी बात नहीं सही हुए, काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए, उस पर मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा बहुत जल्दी, तो वो भी हम जानेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में इसका क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस ऑलरेडी देख चुका हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें है, और मेरे अकॉर्डिंग जो है दोस्तों यहाँ पे जो प्रोवाइड करता है सेवरल वायर्ड इथरनेट पोर्ट्स दैट एफिशिएंसी कैन बी एक्सेस विद स्विचिंग हब कैपेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ इथरनेट डिवाइसेस। जी हाँ, इथरनेट डिवाइसेस के लिए तो अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछा है कि लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल LAPP की बात की है, यहाँ पे इसने LAPP की बात की है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया है। काफ़ी मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे थे लोगों के, स्टूडेंट्स के। ये एक्चुअली ऑप्शन इसकी डेफिनेशन है, ये तो ये तो बिल्कुल सही है ही। ऑप्शन नंबर बी, इसको सेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह हम लोग यूज़ करते हैं।
It provides several wired Ethernet ports that can efficiently be accessed by switching hubs capabilities for a number of Ethernet device. नहीं, इसके लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। बेसिकली LFTP जो है हम लोग इसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। ये इस पर्पज़ के यूज़ करते हैं कि एनकैप्सुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म for transforming frames between hub devices and access points, which will enable multi-vendor interoperability and ensure that LWAP can be applied to other device also. तो ये इसका यूज़ केस हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग pairwise key is used to ensure confidentiality by encrypting the message in 4-way and group key handshaking। दो चीज़ें पूछी है, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है, ये वही क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन है। क्रिप्टोग्राफी की मेरी जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है इसको, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है, एनक्रिप्टिंग मैसेज को इन 4-way एंड ग्रुप की हैंडशेक को यूज़ करता है। तो किस में हम लोग यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली बात है EOP जो की होती है उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी के यूज़ करते हैं और एनक्रिप्शन की को साथ में इसके यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन वायरलेस नेटवर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कीम इज यूज्ड इन 802.11 फॉर डेटा ट्रांसमिशन दैट आर सेंट एट द सेम टाइम एट द रिसिपिएंट्स। बस किसके लिए यूज़ करते हैं? 802.11 पूछा है यार। CSMA में आँख बंद करके लगाना, इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाना। CSMA CD हम लोग वायर के लिए यूज़ करते हैं, CSMA CD वायर्ड के लिए। CSMA जो है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? 802.11 यानी वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आप लिमिट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने वाईफाई प्रोडक्ट रेट लगा दिया क्योंकि 802.11 है, जबकि ये भी ऑप्शन मिलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन है व्हाट इज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन इफ वॉइस ग्रेडेड लाइन हैज़ बीन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिनको पता था उन्होंने डायरेक्ट पिक किया, नहीं तो आप एलिमिनेट कर सकते थे इस ऑप्शन को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपना। अब अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग पोजीशंस आउटलाइटर इन टाइम सीरीज स्पेशल एंड सीक्वेंशियल डेटा। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टाइम सीरीज वगैरह में। तो प्रेडिक्शन बेस्ड टेक्निक, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो डिटेक्टिंग पोजीशन आउटलाइट्स को हम लोग प्रेडिक्शन बेस्ड टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन बिग डेटा एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव्स एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स आर अप्लाइड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट अप्लाई होता है? स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों के लिए अप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैं जब बिग डेटा का MCQs करा रहा था तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम लोग हाई यूज़ करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर के लिए पिग यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर की डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग स्कूप भी कर सकते हैं यूज़। क्वेरी के लिए हाई यूज़ करते हैं और उसके लिए डेटा के लिए डेटा मूवमेंट के लिए स्कूप यूज़ करते हैं। अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर के लिए पिग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यही कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज इंटरप्ट्स इज कॉज्ड बाय द इवेंट सच एज ऑटोमेटिक ओवरफ्लो, डिवीजन बाय जीरो और इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये किसका की डेफिनेशन है? ये प्रोग्राम इंटरप्ट की डेफिनेशन है, यानी कि ऑटोमेटिक ओवरफ्लो हो रहा है या डिवीजन बाय जीरो ऑपरेशन हो रहा है या फिर इलीगल इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो हम लोग प्रोग्राम इंटरप्ट को यूज़ करते हैं इस केस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग इज, कौन सा डिसएडवांटेज है एसोसिएटिव मैपिंग का? तो पुअर इटरेशन नहीं, पुअर इटरेशन नहीं है। लिमिटेड ब्लॉक प्लेसमेंट नहीं। द कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटी रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ऑल द टैग्स ऑफ ऑल कैश लाइन्स इन पैरेलल। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल DRAM ड्यूरिंग एक्सेस टाइम। भाई इसमें क्या करते हैं? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। वेरियस इंटरनल फंक्शंस लाइक सेंसिंग एंड राउटिंग डेटा व्हाइल प्रोसेसर मस्ट वेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द टोटल स्वैप टाइम इफ सिस्टम हैज़ एन एवरेज लेटेंसी ऑफ 10 मिलीसेकंड। ठीक है। यूज़र प्रोसेस 60 MB और जो बैकिंग स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क का वो 15 MBPS की डेटा ट्रांसफ़र रेट है। तो थोड़ा सा ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते चाहे तो, और नहीं तो आप अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो आप इसका ऑप्शन आई थिंक जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8.2 के आसपास वैल्यू आ रही है। ठीक है, 8.02 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जाम से पहले बताया था कि 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को करने में, तो इसकी थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो सकता है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे अगर ऑप्शन लेंदी लगता था आपको तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते थे। सिमिलरली एक अगला क्वेश्चन ये भी है, तो वो भी न्यूमेरिकल बेस ही है। आई थिंक 34 के बाद 35 ईयर्स। इफ ए सिस्टम इज हैविंग फ्रेम साइज ऑफ 8 KB देन ए सिस्टम विथ 4 बाइट एंट्रीज कैन एड्रेस, कितने के एड्रेस को वह कर सकता है? तो इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो 4 TB ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
32 बिट और 16 बिट नहीं होके लगभग 4 टेराबाइट इसका ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके देखा है दोस्तों, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ एड्रेस निकालने हैं, 2 की पावर 32 हो जाएगा। उसके बाद 8 KB के हिसाब से ईच फ्रेम की साइज़ निकालनी है जो लगभग 2 की पावर 13 के आसपास आएगा। अब जब आप इसको 2 की पावर 32 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 13 से, तो लगभग 2 की पावर 32 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 45 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 TB के आसपास वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे डिटेल में नहीं करना, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे थोड़ा, अगर टाइम आप अगर एफिशिएंटली कैलकुलेट करते। तो EAFT बेसिकली इफेक्टिव एक्सेस टाइम, जो मैंने क्वेश्चन आपको हमारे MCQs वगैरह में भी करा रखे हैं, तो उसके भी आप रेफर ले सकते थे। इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है यहाँ पे, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है 1 - P और इसके M के लिए प्लस P इंटू सीरियल के लिए। इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। लगभग ऑप्शन नंबर है 120 नैनो सेकेंड इसकी वैल्यू निकल के आएगी। चाहे तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे फॉर्मूले से, फॉर्मूला नहीं करा था तो शुरू के लिए आप एक बार के लिए छोड़ सकते थे। अब है इन ए ग्राफ थ्योरी द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स आर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किस फैक्टर पे वर्क करते हैं? द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग द नेटवर्क सच एज रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सो फॉर्थ। क्या इसके लिए यूज़ में आता है? जी हाँ। Which of the following are correct पूछा है, और the way these elements are connected together that is the topology of the network। बिल्कुल यही बात सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे से MCQs वगैरह देख के गए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। E-n+2 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। कनेक्टर ग्राफ की पूछा है विथ वर्टिसेस V एंड E एजेस के बारे में, तो कौन सा होगा? E-n+2 रीजन उसमें रहेंगे। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था दोस्तों। अगर MCQs आपने अच्छे से देख रखे थे, क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो है, एक आगे क्वेश्चन मैंने अभी देखा था उसमें 2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर n, कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसा करके मैंने एक क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे उन्होंने शायद 5n स्क्वायर करके थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके दे दी। तो वो भी आप अगर समझ के किए हैं क्वेश्चंस आपने, जो मेरे वीडियोस हैं उनसे, तो काफ़ी क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते थे। काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से सिमिलर पैटर्न पे थे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प हो सकता था। अब इफ़ AG इज़ एन इंडिसेंट मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टेड ग्राफ G विथ n वर्टिसेस, देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ AG? भाई A की रैंक पूछी है, उसमें क्या पूछा है? n-1 दिया, n-1 इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। n+1 नहीं होगा, रैंक पूछी क्योंकि रैंक n-1 होती है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और अब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन C++ टू डिस्क्राइब कोड इंसर्टेड इनटू अ प्रोग्राम टू हेल्प फॉर डीबगिंग? डीबगिंग के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं? बेसिकली हम लोग क्या टर्म उसको बोलते हैं? इसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको पता होगी, ये तो C++ की बेसिक टर्म है कि जब हम लोग कोड को टेस्ट करते हैं, ठीक है, डीबगिंग के पर्पस के लिए, तो हम लोग उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। द के मीन्स ऑफ डेटा ऑपरेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पे ऑपरेट करता है दोस्तों? आप ही लोगों ने इसको कैटेगोरिकल कर दिया, जबकि ये मेजरेबल एट्रीब्यूट से ऑपरेट करता है। के मीन्स के पोर्शंस भी मैंने काफ़ी करा रखे हैं। AI पे इवन हम लोगों ने वीडियोस भी देख रखे हैं, उस पर भी मैंने वहाँ पे के मीन्स अच्छे से बताया था। तो जो मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं उस पर के मीन्स वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये पूछा कि कौन सा रिग्रेशन टेक्निक यूज हुआ है होम कोफिशिएंट एग्जैक्टली टू 0 परफॉर्मिंग वेरिएबल सिलेक्शन के लिए? तो लेसो रिग्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। आप डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। काफ़ी लोग मुझे रीच आउट कर रहे थे एग्जाम से पहले कि पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। मैंने कहा था नहीं, थ्योरेटिकल भी रहेगा प्लस थोड़े से क्वेश्चन जो होंगे हाई लेवल के भी रहेंगे। तो थ्योरेटिकल अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको टिक कर सकते थे, बट काफ़ी लोगों के गलत भी हुए। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ HDFS ब्लॉक्स आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट इन केस ऑफ फेलियर? फेलियर के केस में कितनी कॉपीज़ होती है? बाय डिफॉल्ट HDFS 3 कॉपी रखता है अपने पास, ये बात आपको पता होगी। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 3 कॉपीज़ HDFS की रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्राफ प्रोसेसिंग देन मैप रेड्यूस एज पर बिग डेटा एनालिटिक्स? इसमें हम लोग यूज़ करते हैं भाई ग्राफ प्रोसेसिंग को मैप रेड्यूस के कंपेरेटिवली, तो हम लोग बल्क सिंक्रोनस पैरेलल मॉडल अगर यूज़ करते हैं तो उस केस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ एन एंटरप्राइज? एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? ऑपरेशनल डेटा। जी हाँ, ऑपरेशनल डेटा सोर्स से उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। डेटा मार्ट OLTP शॉर्ट टर्म नहीं होती। डेटा एवरोस तो परमानेंट स्टोर होता है, ये ट्रांजेक्शनल स्टोर होता है। डेटा मार्ट्स के पर्पज से यूज होता है। ऑपरेशनल स्टोरेज जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्नोफ्लेक स्कीमा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन स्नोफ्लेक पे पूछा गया। डेटा वेयर हाउस जैसा कि सब्जेक्ट में था हम लोगों के, तो स्नोफ्लेक पे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को बता रखे हैं। यहाँ पे पूछा है कि ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन स्नोफ्लेक स्कीमा द रिडंडेंसी इज रिड्यूस देयरफॉर इट बिकम्स इजी टू मेंटेन एंड सेव द स्टोरेज स्पेस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि डेटा को हम लोग रिड्यूस कर, लाइक नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ा के जो रिडंडेंसी है उसको कम करना, ये नॉर्मलाइजेशन का वर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अब ड्यू टू डी नॉर्मलाइजेशन द स्नोफ्लेक स्कीमा द रिडंडेंसी इज रिड्यूस। नहीं, डी नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं होता। डी नॉर्मलाइजेशन से रिडंडेंसी बढ़ती है, कम नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब ड्यू टू कर्टोसिस इन स्नोफ्लेक स्कीमा द रिडंडेंसी इज रिड्यूस एंड देयरफॉर इट बिकम्स इजी टू मेंटेन। नहीं, कर्टोसिस की वजह से नहीं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है रिडंडेंसी कम होती है। तो 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स यानी ट्रू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वीकनेस ऑफ डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइज DB स्कैन एल्गोरिथम। कौन सी किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों? बेसिकली द DB स्कैन एल्गोरिथम कैन नॉट क्लस्टर डेटा सेट एक्यूरेटली विथ वेरिंग डेंसिटी ऑफ लार्ज डिफर एनहांस इन डेंसिटी। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर बी, सी और डी अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। नॉट रिक्वायर तो वही रिक्वायर, इसका वाइस वर्सा होगा, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। इट रिक्वायर्स ओनली 2 पैरामीटर्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डरिंग ऑफ पॉइंट इन द डेटाबेस। नहीं, ये ऐसा नहीं है, 2 पॉइंट पे नहीं, जबकि ज़्यादा पैरामीटर पे डिपेंड होता है। इट कैन आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ आर्बिट्री शेप, इट इज़ आल्सो एबल टू आइडेंटिफाई क्लस्टर कम्प्लीटली। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पूछा है। ज़्यादा भाई देखते ही आपको लग रहा है मल्टी ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन दे रखा है। कौन सी एप्लीकेशन होती है, तो ये पूछा है, तो ये एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कीमा यूज्ड बाय द पॉपुलर USB यूनिवर्सल सीरीज बस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता ही होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैपिंग इज यूज टू मैप द बिट्स टू सिंबल सो दैट एडजेसेंट सिंबल्स डिफर इन ओनली 1 बिट पोजीशन। 1 बिट पोजीशन के लिए डिफर करना है, ग्रे कोड यूज़ करें, आँख बंद करके ग्रे कोड लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन केबल नेटवर्क्स 802.11 with a high rate stream of digital information is split into many low rate stream that are transmitted on the sub carries in parallel। पैरेलल में जो है दोस्तों मूव होती है। तो यहाँ पे पूछा बेसिकली, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप समझ के करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे मैं डिटेल तो नहीं बताऊँगा, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि केबल नेटवर्क 802.11 यूज़ हो रही है हाई स्ट्रीम रेट के लिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो कि स्प्लिट हो रही है मैनी लो रेट्स में, दैट आर ट्रांसमिटेड ऑन द सब कैरीज इन पैरेलल पे। तो सबसे सही बात है कि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n such that an algorithm whose running time is 15 n square runs faster than whose running time is 5 n on the same। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने जब इस क्वेश्चन को कराया था तो वो लगभग आई थिंक 20 n स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2n ऐसा करके एक क्वेश्चन मैंने आपको, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर समझ के किया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर रटा होगा तो हो सकता है गलत किया हो। तो यहाँ पे समझना जरूरी था। यहाँ पे सिंपल पूछा है 15 n स्क्वायर रन्स फास्टर दैन 5n पूछा है, तो n की वैल्यू पुट करके देखिए, 5 पुट करके देखिए, तो 50 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पे 5 की n की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 5 की पावर 5 हो गई, ये हो गया 1250 हो गया, और ये हो गया 5 की पावर 5 लगभग आई थिंक 3000 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो ये 1250 3000 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर तो गलत हो जाएगा। 10 पुट करके देंगे तो आई थिंक उसमें फिट बैठेगा। तो यहाँ पे पूछा है लोवेस्ट वैल्यू पूछिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए, तो बी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।